हे गाइस, माय नेम इज अनुज कुमार शर्मा एंड वेलकम टू अपनी कक्षा। और आज एक बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम होता है स्टैटिक कीवर्ड। कई बार क्या होता है, बच्चे समझ लेते हैं स्टैटिक कीवर्ड क्या होता है, लेकिन उसके बाद भूल जाते हैं, मतलब पता नहीं चलता कि एक्चुअली काम कैसे कर रहा है स्टैटिक कीवर्ड। तो आज हम जानेंगे स्टैटिक कीवर्ड काम कैसे करता है, कहाँ कहाँ यूज होता है। बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड होता है बाय द वे। तो आज जानेंगे कि स्टैटिक कीवर्ड इन डेप्थली कैसे काम करता है, ठीक है। और आई होप जो जितने भी डाउट्स होंगे आपके स्टैटिक कीवर्ड रिलेटेड वो सारे सारे इस वीडियो को देखने के बाद खत्म हो जाएंगे। तो मूव करते हैं यार। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो स्टैटिक कीवर्ड आपका यूज हो रहा है पहले से। हमने जितने भी प्रोग्राम्स अभी तक लिखे हैं सबके अंदर एक ना एक बार हमने स्टैटिक कीवर्ड यूज किया हुआ है। तो आप अगर यहाँ पे देखोगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड में, तो यहाँ पे स्टैटिक कीवर्ड ये रहा आपका। तो जब ये कोर्स स्टार्ट हुआ था तो मैंने कहा था कि अभी फिलहाल आप ये लाइन जो है पब्लिक स्टैटिक वॉइड में, ये अभी फिलहाल रट लो, ऐसे लिख लो। बाद में क्या करेंगे, हम एक एक कीवर्ड डिस्कस करेंगे। तो अभी तक हमने क्या कर लिया है, पब्लिक ये वाला कीवर्ड डिस्कस कर लिया। ये आपका एक्सेस मॉडिफायर होता है ना। तो एक्सेस मॉडिफायर का मतलब क्या, ये पब्लिक है तो क्लास के बाहर भी विजिबल होगा ये। ओके, ये मेथड क्लास के बाहर भी विजिबल होगा। स्टैटिक कीवर्ड आज जान लेंगे। वॉइड ये आपका रिटर्न टाइप होता है, ठीक है। मेथड है तो आपका रिटर्न टाइप भी होगा, तो वॉइड आपका रिटर्न टाइप है बेसिकली। मेन आपका मेथड है और ये स्ट्रिंग का एरे आर्ग्यूमेंट में लेता है। तो बेसिकली क्या होता है, आपकी जब भी एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है तो वो आपकी पब्लिक क्लास के अंदर वो वाला मेन मेथड ढूंढा जाता है जिसके अंदर स्ट्रिंग का एरे होता है। तो ये इसीलिए यहाँ पे स्ट्रिंग का एरे होता है, ठीक है। बेसिकली इसी सिग्नेचर वाले मेन मेथड को ढूंढा जाता है। अगर आप मल्टीपल मेन मेथड बना लोगे उसका कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। मेथड ओवरलोडिंग करने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वो उस वाले मेथड से स्टार्ट हो गया एग्जीक्यूशन जिसके अंदर स्ट्रिंग का एरे आ रहा है बेसिकली। तो अभी तक ये सारे कीवर्ड्स हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम स्टैटिक कीवर्ड को भी जान लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं स्टैटिक कीवर्ड के साथ। तो उससे पहले यार हम एक चीज पहले से हम जानते हैं कि एक क्लास होती है, उसके आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बना सकते हो, ठीक है। और उस क्लास के अंदर जितने भी फील्ड्स होंगे उन सब के लिए आपकी मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स के लिए उन सब की कॉपी एक बन जाएगी, ठीक है। तो क्या कहना चाहता हूँ मैं, यह हमें पहले से ही पता है बेसिकली। अगर आपकी सपोज एक पर्सन क्लास है, ठीक है, और पर्सन क्लास है और उसके अंदर सपोज एक नेम है स्ट्रिंग फील्ड। तो जब भी आप इस पर्सन क्लास के मल्टीपल पर्सन बनाते हो, सपोज ये आपने बनाया, ठीक है, एलिस पर्सन बनाया आपने, ये बॉब पर्सन बनाया, तो इनकी अलग एक कॉपी बन जाएगी इस स्ट्रिंग की। ये जो नेम स्ट्रिंग है ना। मेमोरी के अंदर एलिस अलग एक रखा होगा नेम और बॉब एक अलग नेम रखा होगा, और जितने भी आप हजारों जितने भी ऑब्जेक्ट्स बनाओगे सबके लिए अलग अलग मेमोरी एलोकेट हो जाएगी, ठीक है। बट स्टैटिक कीवर्ड क्या करता है, स्टैटिक कीवर्ड आपको सिंपल एक चीज याद रखनी है स्टैटिक कीवर्ड के अंदर के, स्टैटिक कीवर्ड आपका क्लास से रिलेटेड होता है, ठीक है। बस सिंपल इतना ही है कि स्टैटिक कीवर्ड मतलब क्लास से रिलेटेड होता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं होता। तो जैसे ही मैंने बोल दिया कि जो नेम है वो आपका स्टैटिक कीवर्ड है, तो इसका मतलब जो नेम है ना वो इस क्लास से रिलेटेड है, वो फिर अब मल्टीपल ऑब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं होगा, ठीक है। तो जान लेते हैं एक बार फिर से इसको कैसे, मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि स्टैटिक कीवर्ड आपका क्लास से रिलेटेड होता है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, स्टैटिक कीवर्ड, द कीवर्ड स्टैटिक इंडिकेट्स दैट अ पर्टिकुलर मेंबर बिलोंग्स टू अ टाइप इटसेल्फ, ठीक है। तो इस लाइन का मतलब क्या है कि पर्टिकुलर मेंबर, तो मेंबर क्या क्या होते हैं आपकी क्लास के अंदर। तो आपकी क्लास के अंदर एक नेस्टेड क्लास हो सकती है, आपके फील्ड्स होते हैं, मेथड्स होते हैं ना, ये सारी सारी आपके मेंबर्स होते हैं। तो स्टैटिक कीवर्ड का मतलब क्या है कि ये जो भी मेंबर होगा जिसके आगे स्टैटिक लगा होगा वो आपका उस क्लास से रिलेटेड होगा, उस मतलब उस टाइप से बिलोंग करेगा, वो ऑब्जेक्ट से बिलोंग नहीं करेगा उसके बाद, रादर देन इंस्टेंस ऑफ दैट टाइप। इसका मतलब इंस्टेंस मतलब आपके ऑब्जेक्ट से होते हैं, तो टाइप टाइप मतलब आपकी क्लास है यहाँ पे। तो बेसिकली एक बात याद में रखनी है कि स्टैटिक कीवर्ड आपका क्लास से बिलोंग करता है, सिंपल, ठीक है, और ऑब्जेक्ट से बिलोंग नहीं करता। तो इट इज मेनली यूज टू हेल्प मेमोरी मैनेजमेंट। तो मेमोरी मैनेजमेंट में कैसे हेल्प करता है, तो आप जब भी आप स्टैटिक कीवर्ड लेते हो उसके मतलब आप नॉन स्टैटिक कीवर्ड लेते हो कोई भी नॉन स्टैटिक वेरिएबल, तो आप जब भी उसके मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बनाते हो उस क्लास के, तो वो रिपीट हो रहे होते हैं। जैसे यहाँ पे एक नेम यहाँ पे भी आया, नेम यहाँ पे भी आएगा, उसके मतलब मैं जितने भी ऑब्जेक्ट्स बनाऊंगा वहाँ पे नेम आता रहेगा। लेकिन अगर मैं बोल दूं कि जो नेम है आपका स्टैटिक है, या फिर कोई और जो फील्ड है वो आपका स्टैटिक है, कोई मेंबर जो कोई भी मेथड है वो स्टैटिक है, तो उसकी सिर्फ एक कॉपी होगी, ठीक है। उसकी सिर्फ क्लास लेवल पे एक कॉपी होगी, उसकी मल्टीपल कॉपीज नहीं बनेंगी। इसका मतलब क्या है कि उसकी वैल्यू हमेशा स्टैटिक रहेगी, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, क्लास लेवल पे एक वैल्यू होगी उसकी। तो सुन के लग रहा होगा भैया नेम को तो आप स्टैटिक नहीं बना सकते क्योंकि मल्टीपल पर्सन के मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बनेंगे, तो उनके लिए आपके नेम अलग अलग होंगे। हाँ, तो सभी फील्ड्स में स्टैटिक लगाना भी नहीं होता, आपको हर जगह मेमोरी सेव नहीं करनी होती। जहां आपको पता है कि जो भी फील्ड है वो ऑब्जेक्ट्स के हिसाब से चेंज करेगा अपनी वैल्यू को। जैसे ये पर्सन है तो इसका नेम अलग हो सकता है, लेट्स से इसका आधार कार्ड नंबर ये अलग हो सकता है, इसकी एज वो अलग हो सकती है ना। तो ये सब चीज़ें अलग हो सकती है, लेकिन कुछ चीज़ें होंगी जो कि सेम हो सकते हैं सभी पर्सन के अंदर। तो क्या सेम होगा, लेट्स से ब्रीड है ना, इस पर्सन की ब्रीड क्या है, तो पर्सन क्लास की ब्रीड तो सेम ही होती है ना, वो होमोसेपियंस जो पढ़ा था, ठीक है, ये
ठीक है। तो ये जो ब्रीड होगी वो सभी पर्सन्स के लिए सेम होगी, चाहे एलिस हो, चाहे बॉब हो, चाहे कोई भी फलाना ठिकाना जो भी हो, सबके लिए जो ब्रीड होगी वो सेम होगी। तो मैं अब आप बोलोगे अगर हर ब्रीड को हर जगह डालो, होमोसेपियंस यहाँ भी डालो, होमोसेपियंस यहाँ भी डालो, जितने भी ऑब्जेक्ट बनाओगे वहाँ पे होमोसेपियंस डालो, तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है ना, उसका कोई मतलब नहीं बनता। एक चीज़ को बार बार लिखने से अच्छा इसको एक ही जगह लिखो, उससे मेमोरी भी सेव होगी आपकी। ठीक है, तो मेमोरी मैनेजमेंट के लिए होता है आपका स्टैटिक कीवर्ड। स्टैटिक कीवर्ड समझ में आएगा कि स्टैटिक मतलब वैल्यू चेंज नहीं होगी, क्लास से रिलेटेड होता है, ये सब चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, ओके। तो स्टैटिक कीवर्ड कैन बी अप्लाइज टू वेरिएबल, ये वेरिएबल में आप अप्लाई कर सकते हो, मेथड्स में अप्लाई कर सकते हो। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि एक क्लास के अंदर कितने क्या क्या होते हैं, मेंबर्स होते हैं, तो वेरिएबल्स होते हैं क्लास के अंदर, मेथड्स होते हैं, ब्लॉक्स होते हैं और नेस्टेड क्लास होती है। तो ब्लॉक्स अभी तक आपने नहीं देखेंगे शायद, तो ब्लॉक्स आज हम देख लेंगे ब्लॉक्स क्या होते हैं। और नेस्टेड क्लास, एक क्लास के अंदर आपने दूसरी क्लास बना ली तो उसके अंदर भी आप स्टैटिक कीवर्ड लगा सकते हो। तो एक एक करके जानते हैं सबको। तो मूव करते हैं, सबसे पहले आता है आपका स्टैटिक वेरिएबल्स एंड मेथड्स। तो जो भी आपके वेरिएबल्स होते हैं, आपको कई बार लग रहा है कि ये जो वेरिएबल है या ये जो मेथड है ये आपके ऑब्जेक्ट्स रिलेटेड नहीं है, ये आपकी क्लास से रिलेटेड है, कि एक क्लास का स्टैटिक रहने वाली है इसकी इसकी जो भी प्रॉपर्टी है, तो उसके आगे आप स्टैटिक लगा दोगे। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा प्रोग्रामिंग के अंदर आपके वेरिएबल्स और मेथड्स ही यूज होते हैं स्टैटिक कीवर्ड के साथ, तो इनको ठीक से जान लेते हैं। तो अगर आप यहाँ पे आओगे तो मैंने क्लास बना रखी है, ऊप्स पैकेज है, उसके अंदर एक स्टैटिक कीवर्ड करके क्लास बना लिया। ठीक है, तो यहाँ में आया, तो लेट्स से मैंने एक क्लास बना ली, पर्सन क्लास ही बनाते हैं दोबारा से। ठीक है, तो इसके अंदर आया मैंने और एक अंदर एक नेस्टेड क्लास बना ली पर्सन। ठीक है, पर्सन क्लास बन चुकी है, उसके अंदर फील्ड्स आते हैं कुछ, तो लेट्स से इंट एज, स्ट्रिंग नेम, और उसके बाद हम बनाएंगे इसके अंदर जो चीज़ स्टैटिक होगी, तो स्टैटिक, सबसे पहले स्टैटिक लिखना है, उसके बाद स्ट्रिंग लिखना है, उसके बाद ब्रीड। तो ये आपकी स्टैटिक कीवर्ड हो गया। और उसके अंदर एक स्टैटिक कीवर्ड भी बनाता है जो पिछली बार बनाया था यहाँ पे, ये ब्रीड वाला, तो ये भी बनाते हैं इसके अंदर। तो लेट्स से स्टैटिक स्ट्रिंग ब्रीड इक्वल्स टू लेट्स से होमो सेपियंस। तो जितने भी पर्सन होंगे उन सब की जो ब्रीड होगी वो होमोसेपियंस होगी। तो यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है आपका, द फील्ड ब्रीड कैन नॉट बी डिक्लेयर स्टैटिक इन अ नॉन स्टैटिक इनर टाइप। ठीक है, अनलेस लिस्टेड विद अ कांस्टेंट एक्सप्रेशन। तो अगर मैं इसको बोलूँगा तो यहाँ पे ये एरर चला जाएगा। तो अभी इसको समझते हैं कि ये ऐसा हुआ क्यों, ये एरर क्यों आया। तो सबसे पहले यार एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है काफ़ी, कि जो आपकी स्टैटिक कीवर्ड्स होते हैं ना, स्टैटिक कीवर्ड्स आपके नॉन स्टैटिक इनर टाइप में आप उनको डिक्लेयर नहीं कर सकते। ठीक है, स्टैटिक कीवर्ड जब भी होंगे आपके एक स्टैटिक, जो भी स्टैटिक मेथड्स अगर आप कॉल भी स्टैटिक मेथड्स कॉल कर रहे हो या स्टैटिक कीवर्ड लिख रहे हो, तो वो आपको स्टैटिक, उनका जो पेरेंट होगा जस्ट ऊपर वाला, वो आपको स्टैटिक रखना होगा, या फिर वो आपका टॉप लेवल होगा। तो उस चीज़ को अभी हम रिमूव करते हैं, अभी वो जानेंगे वो ऐसा क्यों होता है। ऐसा करते हैं, जो क्लास पर्सन है ना, इसको यहाँ से उठाते हैं और ऊप्स के अंदर एक दूसरी क्लास बनाते हैं, लेट्स से ऊप्स न्यू क्लास पर्सन। ओके, तो पब्लिक क्लास पर्सन। तो यहाँ पे वो एरर चला गया जो पहले आ रहा था ना आपको, यहाँ पे ब्रीड पे वो कह रहा था कि ब्रीड आपकी नॉन स्टैटिक इनर टाइप के अंदर आप स्टैटिक कीवर्ड डिक्लेयर नहीं कर सकते। तो वो यहाँ पे चला गया क्योंकि जो आपकी जो पर्सन है वो एक इनर टाइप नहीं है, वो आपकी मेन क्लास है। तो मेन क्लास के अंदर आप स्टैटिक कीवर्ड्स लिख सकते हो, एक नॉन स्टैटिक मेथड के अंदर आप स्टैटिक कीवर्ड नहीं डाल सकते। बेसिकली आप किसी भी मेथड के अंदर स्टैटिक कीवर्ड डिक्लेयर नहीं कर सकते हो। तो आपके जो काफ़ी सारे कॉन्स्टेंट्स होते हैं मैथ के अंदर, जैसे पाई होता है, तो पाई अगर आपको एक्सेस करना है, पाई की वैल्यू क्या होती है, तो आपको खुद से नहीं लिखना 3.14 जो भी है इसकी, आप डायरेक्ट इसको मैथ डॉट पाई से एक्सेस कर सकते हो। तो जो भी डबल इसकी बड़ी वैल्यू होती है 3.14159 जो भी है, वो सारी आपकी रिटर्न हो जाती है। तो अगर आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, कमांड पे होल्ड करके अगर आप क्लिक करोगे, तो आपको पता चलेगा कि ये स्टैटिक कीवर्ड है आपका, देख रहे हो, स्टैटिक है, साथ में फाइनल भी है, फाइनल से ये चेंज नहीं होगा कभी दोबारा। तो फाइनल के बारे में बाद में देखेंगे, फिलहाल देख रहे हो स्टैटिक है, इसलिए हम इसको डायरेक्ट मैथ से मैथ क्लास नेम से एक्सेस कर सकते हैं, मैथ क्लास का ऑब्जेक्ट मानने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इन्होंने एक छोटी सी ट्रिक की हुई है। तो ये इस मैथ क्लास है बाय द वे ये। तो मैथ के अंदर क्या किया उन्होंने, जो इसका जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है उसको प्राइवेट कर दिया है। ठीक है, और लिखा हुआ है डोंट लेट एनीवन इंस्टेंशिएट दिस क्लास। तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी बंदा इस मैथ क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकता, क्योंकि जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है उसको ही प्राइवेट किया हुआ है, और उसको जो कंस्ट्रक्टर है उसको ओवरलोड नहीं किया हुआ है। तो ये तरीका होता है आपका, अगर आपको
आप चाहते हो कि जो आपकी क्लास है उसके ऑब्जेक्ट्स ना बने, तो इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें कांस्टेंट है। देख लो स्टैटिक है, ये ई जो होता है आपका मैथ के अंदर ई होता है, उसकी वैल्यू 2.71 होती है। ये इसके अंदर दिया हुआ है। पाई की वैल्यू आपको दी हुई है, रेडियन टू डिग्री, डिग्री टू रेडियन ये आपको दिया हुआ है। उसके बाद साइन कोसाइन, साइन अगर आपको निकालना है किसी भी एंगल का तो साइन निकाल सकते हो। तो ये भी सारे ये मेथड भी आपका स्टैटिक है। देख रहे हो स्टैटिक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो आप बना नहीं सकते अब इसको, तो अगर आपको एक्सेस करना है तो इसको स्टैटिक बनाना पड़ेगा। तो ये काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, आप मैथ्स से एक्सेस कर सकते हो। मैं जो काफ़ी बार यूज़ करता हूँ मैक्स और मिन यूज़ करता हूँ। तो अगर दो नंबर्स का मैक्स निकालना है तो लेट्स से 23 और 12, इन दोनों में मैक्स कौन सा ये आपको पता लगाना है। तो आप हाँ बोलोगे इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी तो वो ए मैक्स होगा, लेकिन मैं वो नहीं करना चाहता बार बार। तो मैं क्या करता हूँ, मैथ डॉट मैक्स यूज़ कर रहा होता हूँ उसका उस टाइम। अगर आप मैक्स पे जाओगे तो उसमें भी वही चीज़ लिखी होगी, रिटर्न अगर ए इज़ ग्रेटर देन बी है तो ए रिटर्न करो, वरना बी रिटर्न करो। लेकिन ये लाइन आपको क्यों लिखनी है जब आपको मैथ के अंदर पहले से मिल रही है, ठीक है। तो और भी काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है इसके अंदर। अगर हम एक काम करते हैं, तो जस्ट क्योंकि हम स्टैटिक कीवर्ड पढ़ रहे हैं तो इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि मैथ के अंदर क्या क्या चीज़ें आपको मिलती हैं। तो मैथ डॉट, तो ई पाई एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट का काम क्या है कि अगर आप इसके अंदर नेगेटिव वैल्यू भी डालोगे तो एब्सोल्यूट वैल्यू दे देगा, उसकी रिटर्न कर देगा। अगर पॉजिटिव भी डालोगे तो भी पॉजिटिव मिलेगी। ये आपके हाइपरबोलिक, साइन कोसाइन इसके अंदर होते हैं, ठीक है। फ्लोर वैल्यू क्या करेगा, अगर इसके अंदर आप डबल वैल्यू डालोगे तो उसकी जो फ्लोर वैल्यू होगी वो मिल जाएगी। अगर अगर आप सपोज इसमें 3.14 डालोगे तो फ्लोर वैल्यू क्या होगी, 3 होगी। और ऐसे सील करके एक फंक्शन होता है CEIL, तो सील क्या करेगा, वो आपकी 3.14 डालोगे इसके अंदर तो जो सीलिंग वैल्यू होगी, जो उसके जस्ट ऊपर वाली इंटीजर वैल्यू होगी 4, वो रिटर्न कर देगा। लॉग ले सकते हो, लॉग 10 ले सकते हो, मैक्स मिन मैंने आपको बता दिया। और रैंडम से रैंडम नंबर निकल के आता है 0 से 1 के बीच में। तो काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं। स्क्वायर रूट निकालना है तो स्क्वायर रूट करके फंक्शन है। तो इसको आप एक्सप्लोर कर सकते हो मैथ क्लास को, कि आप कैसे अपने यूज़ के लिए मैथ क्लास को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। मूव करते हैं आगे। एक चीज़ यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे लिखा हुआ है मैथ डॉट मैक्स वैल्यू। तो मैथ के अंदर मैक्स वैल्यू करके कुछ नहीं होता, यहाँ पे एक्चुअली इंटीजर लिखना चाहता था मैं। तो इंटीजर क्लास होती है, उसके अंदर मैक्सिमम वैल्यू होती है, ठीक है। इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू, मैथ के अंदर कुछ मैक्स वैल्यू नहीं होता। स्क्वायर करना है तो स्टैटिक लगा के आप कर सकते हो। तो स्टैटिक समझ में आ गया आपको बेसिकली, है ना। क्लास से बिलोंग करता है, ऑब्जेक्ट से बिलोंग नहीं करता। मूव करते हैं स्टैटिक क्लास। तो एक जो टॉप लेवल क्लास होती है ना, उसको आप स्टैटिक नहीं बना सकते कभी भी, ठीक है। टॉप लेवल क्लास को आप स्टैटिक नहीं बना सकते। उसके अंदर जो नेस्टेड क्लास है उसको ही स्टैटिक बना सकते हो आप। ये चीज समझ में आ गई। वी कैन नॉट डिक्लेयर अ टॉप लेवल क्लास विद अ स्टैटिक मॉडिफायर, बट वी कैन डिक्लेयर अ नेस्टेड क्लास एज स्टैटिक, ठीक है। तो नेस्टेड क्लास को आप स्टैटिक बना सकते हो। तो या तो आपकी जो नेस्टेड क्लास होगी वो स्टैटिक होगी या फिर नॉन स्टैटिक होगी। तो इसलिए लिखा हुआ इन जावा यू कैन डिफाइन अ क्लास, define a class within another class which is called nesting, ठीक है। और nested class can be of two types, static and non static, ठीक है। तो जब आप static class बनाते हो तो उसको हम कहते हैं static inner class, और जो non static class होती है वो आपकी normal inner class होती है। तो फिर क्वेश्चन अब जाता है कि आप कोई भी नेस्टेड क्लास है उसको स्टैटिक क्यों बनाओगे, ठीक है। कोई भी नेस्टेड क्लास है उसको आप स्टैटिक क्यों बनाना चाहोगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है यार, और काफ़ी कई बार समझ में नहीं आती, क्योंकि ऐसी कभी कभी यूज़ होता नहीं है स्टैटिक नेस्टेड क्लास का। तो काफ़ी बार अगर जब इंटरव्यू पूछता भी है तो बच्चों को पता नहीं होता कि नेस्टेड क्लास क्यों है स्टैटिक। तो वो जान लेते हैं। तो सबसे पहले जब भी आप क्लास के अंदर एक नेस्टेड क्लास बना रहे हो तो इसका एक रीज़न होता है। इनकैप्सुलेशन हमने पढ़ लिया, ठीक है, कि जो भी सेम चीज़ें हैं, जो भी सेम चीज़ें काम कर रही हैं उनको एक जगह रखो, ठीक है। तो स्टैटिक कोई भी क्लास के अंदर नेस्टिंग करने का मतलब यह है कि जो अंदर वाली क्लास है ना वो ऊपर वाली क्लास से काफ़ी क्लोजली रिलेटेड है, ठीक है, काफ़ी क्लोजली रिलेटेड है। तो इसको हम बाहर कहीं नहीं छोड़ सकते, इसको इस क्लास के अंदर ही रहना होगा। ये समझ में आ गया। तो इसीलिए हम नेस्टिंग करते हैं क्लासेस की। लेकिन अब नेस्टिंग करने के बाद स्टैटिक लगाने का क्या मतलब है। तो नेस्टिंग करने के बाद स्टैटिक लगा देते हैं अगर किसी क्लास के बाहर, तो उसका मतलब ये होता है कि अब उस जो नेस्टेड क्लास है, जो नेस्टेड स्टैटिक क्लास है, उसको आप बाहर ऐसे एक्सेस कर सकते हो जैसे कि वो बाहर पड़ी हुई है, ठीक है, वो किसी क्लास के अंदर नहीं रखी हुई है। तो स्टैटिक लगाने से सिर्फ यही फायदा होता है कि आपकी नेस्टेड जो क्लास होती है वो ऐसे आप एक्सेस कर सकते हो बाहर उसे, जैसे कि वो क्लास बाहर ही है, वो क्लास नेस्टेड नहीं है, ठीक है। तो इसके फायदे होते हैं काफ़ी सारे आपके। थोड़ा देखते हैं। लेट्स से मैं इसके अंदर एक और क्लास बनाता हूँ। ऊप्स के अंदर आया और क्रिएट अ न्यू क्लास, कॉल इट ए, कुछ भी नाम दे रहा हूँ मैं, ए नाम दे दिया इस क्लास का, ठीक है। और इस क्लास के अंदर एक क्लास बनाता हूँ मैं, क्लास बी, और एक क्लास बनाएंगे स्टैटिक। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो इन दोनों में डिफरेंस ये है कि अगर मुझे क्लास बी है, क्लास बी भी ए के अंदर है, क्लास सी भी डायरेक्टली ए के अंदर ही है, बस क्लास सी जो है वो स्टैटिक है। डिफरेंस क्या है कि अगर मुझे क्लास बी का ऑब्जेक्ट बनाना है
तो क्लास बी का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए पहले मुझे क्लास ए का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं क्लास बी का ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ। लेकिन अगर मुझे क्लास सी का ऑब्जेक्ट बनाना है तो उसके लिए मुझे क्लास ए का ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जो सी है उसको मैं डायरेक्ट ए के नाम से एक्सेस कर सकता हूँ। ठीक है, क्या कहना चाहता हूँ मैं कि यहाँ आया मैं और लेट्स से मुझे बी का ऑब्जेक्ट बनाना है, तो पहले मैं क्या करूँगा, पहले मुझे ए का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ए ऑब्जेक्ट ऑफ ए इक्वल्स टू न्यू ए का ऑब्जेक्ट बन गया। उसके बाद मैं बी का ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ, बी ऑब्जेक्ट बी इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट ए डॉट न्यू बी। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे छोटी सी वार्निंग आ रही है। वार्निंग का मतलब क्या, यहाँ पे लिखा आ रहा है कि बी कैन नॉट रिजॉल्व टू अ टाइप, तो बी इसको टाइप नहीं मिल रही क्योंकि बी जो है वो ए के अंदर है, तो इसको मिलेगी ही नहीं ऐसे। तो अगर आपको बी को एक्सेस करना है तो आपको लिखना पड़ेगा ए डॉट बी, तो ए के अंदर बी है, वहाँ से एक्सेस हो जाएगा, या फिर इसको आप इंपोर्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और इंपोर्ट बी फ्रॉम oops डॉट ए, तो यहाँ पे ये इंपोर्ट हो गई है बी क्लास। तो आप देख रहे होगे कि जो बी क्लास है क्योंकि वो नॉन स्टैटिक थी, तो इसको अगर ऑब्जेक्ट बनाना है तो आपको पहले ए का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, उसके बाद बी का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो यहाँ से साफ पता चल रहा है कि जो जो बी है वो काफ़ी क्लोज है, काफ़ी कपल्ड है ए के साथ, कि जब तक ए नहीं बनाओगे बी एग्जिस्ट नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या है कि जब तक टीचर नहीं बनाओगे तब तक स्टूडेंट एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ठीक है, ऐसा कुछ है। या फिर जब तक क्लासेस नहीं बनाओगे स्कूल एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ऐसा कुछ है। ठीक है, तो उस टाइप की कपलिंग हो रखी है यहाँ पे। लेकिन मुझे अगर सी का ऑब्जेक्ट बनाना है तो सी के ऑब्जेक्ट बनाने के लिए मुझे, क्योंकि सी जो क्लास है मेरी वो स्टैटिक क्लास है, तो इसका ऑब्जेक्ट बनाने के लिए मुझे ए का ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो टाइटली कपल्ड नहीं है अब ए के साथ। तो सी का ऑब्जेक्ट बनाना है तो सी ऑब्जेक्ट ऑफ सी इक्वल्स टू न्यू और ए डॉट सी, ऐसे करके आप सी का ऑब्जेक्ट बना लोगे। इसको इंपोर्ट करा लेते हैं हम, तो इंपोर्ट ए डॉट सी भी आ गया। तो सी का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए देख रहे हो आपको मैंने ऑब्जेक्ट ए नहीं लिखा यहाँ पे, मैंने डायरेक्ट इसको क्लास के नाम से एक्सेस किया है। तो सिंपल यही डिफरेंस होता है आपका स्टैटिक क्लास और एक नॉन स्टैटिक क्लास के अंदर, कि स्टैटिक क्लास के अंदर आपका अगर ऑब्जेक्ट बनाना है स्टैटिक इनर क्लास का, तो उसके लिए आपको आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा टाइटली कपल्ड नहीं होती, लेकिन उसके अंदर रखनी भी है क्योंकि इनकैप्सुलेशन आपको मेंटेन रखना है। तो आपकी स्टैटिक क्लासेस भी होगी। तो अब मूव करते हैं स्टैटिक ब्लॉक्स की तरफ। तो स्टैटिक ब्लॉक्स पढ़ते हैं। तो स्टैटिक ब्लॉक्स का मतलब क्या था, ब्लॉक्स का मतलब क्या था, ब्लॉक्स मतलब कोई पीस ऑफ कोड है जो एक साथ रखा हुआ है, एक ब्लॉक में रखा हुआ है। तो स्टैटिक लगा देते हैं अगर उस ब्लॉक के आगे, तो इसका मतलब क्या है कि अब ये स्टैटिक ब्लॉक बन चुका है। इसका मतलब क्या है कि अब जब भी आपकी क्लास की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी तो सबसे पहले जो स्टैटिक ब्लॉक्स के अंदर चीज़ें लिखी होंगी पहले वो रन होगी, पहले वो इनिशियलाइज होंगी। तो इसका यूज़ क्या होता है, क्लास के अंदर काफ़ी सारे आपके फील्ड्स होते हैं जो आपके नॉन इनिशियलाइज्ड हैं, अभी उनको इनिशियलाइज नहीं किया हुआ, लेकिन आप चाहते हो जब तक मेन फंक्शन पर पहुंचे हम तब तक कुछ कुछ चीज़ें जो है वो इनिशियलाइज हो जाएं, या फिर कुछ कुछ चीज़ें जो हैं वो एग्जीक्यूट हो जाएं, तब आप स्टैटिक ब्लॉक्स का यूज़ करते हो। तो स्टैटिक ब्लॉक्स क्या होंगे, मेन फंक्शन से पहले आपके वो रन हो रहे होते हैं, मतलब मेन फंक्शन से पहले स्टैटिक ब्लॉक्स के अंदर जो भी चीज़ें लिखी होंगी पहले वो एग्जीक्यूट होती हैं। कैसे होती हैं इनको देखते हैं। तो यहाँ पे आया मैं स्टैटिक लिखा मैंने। स्टैटिक ब्लॉक बनाने के लिए कुछ नहीं करना, आपको स्टैटिक लिखना है, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस लिखना है। अब इस कर्ली ब्रेस के अंदर जो भी लिखोगे वो आपका स्टैटिक ब्लॉक बन गया है। तो इसके अंदर मैं आता हूँ, लेट्स से सिस आउट और इन ब्लॉक 1। ठीक है, ये ब्लॉक 1 था आपका, लेट्स से। फिर आया स्टैटिक और सिस आउट करते हैं, सिस आउट और इन ब्लॉक 2। अब इसको रन करेंगे अगर हम, तो यहाँ लिखा आ रहा है इन ब्लॉक 1 इन ब्लॉक 2, उसके बाद सी रन होगा, तो मतलब मेन फंक्शन अब रन होगा। तो अगर आपको देखना है कि मेन बाद में रन हो रहा है या पहले रन हो रहा है, तो उसके लिए मेन भी कुछ लिख देते हैं, सिस आउट इन साइड मेन, इसको अब रन करते हैं। तो आप देख रहे हो पहले ब्लॉक 1 रन हुआ, फिर ब्लॉक 2 रन हुआ, फिर मेन रन हुआ। तो इसका मतलब क्या कि इनका एग्जीक्यूशन का ऑर्डर क्या होता है, तो एग्जीक्यूशन का ऑर्डर ये होता है, जो सबसे टॉप में होते हैं पहले वो स्टैटिक ब्लॉक रन होता है, उसके नीचे वाला फिर बाद में, फिर उसके नीचे वाला बाद में। ठीक है, तो सबसे पहले टॉप वाला, फिर उसके बाद वाला, फिर उसके बाद वाला। एक काम और करते हैं, इसको कॉपी करते हैं और मेन के बाद लिख देते हैं इसको इन ब्लॉक 3। अब रन करेंगे इसे, तो पहले ब्लॉक 1 हुआ, फिर ब्लॉक 2 हुआ, फिर ब्लॉक 3 हुआ, उसके बाद मेन हुआ। ठीक है, तो स्टैटिक ब्लॉक्स आपके फर्क नहीं पड़ता स्टैटिक ब्लॉक्स को कि मेन फंक्शन कहाँ लिखा हुआ है, स्टैटिक ब्लॉक्स आपके उसी ऑर्डर में रन होंगे, उसके बाद आपका
मेन फंक्शन रन होगा। ठीक है, तो स्टैटिक ब्लॉक समझ में आ गए। जब भी बेसिकली क्लास के अंदर कुछ चीज़ें हैं जो कि इनिशियलाइज होनी चाहिए मेन फंक्शन के रन होने से पहले, उस टाइम पे आप स्टैटिक ब्लॉक्स का यूज़ करते हो। ठीक है, तो ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा स्टैटिक ब्लॉक्स, स्टैटिक कीवर्ड काम कैसे करता है, स्टैटिक कीवर्ड क्यों यूज़ करते हैं हम, मेमोरी मैनेजमेंट के लिए यूज़ करते हैं, और क्लास से रिलेटेड होते हैं। ये चीज़ हमेशा याद रखनी कि जो भी स्टैटिक है वो आपके क्लास के बिलोंग करता है, वो ऑब्जेक्ट के बिलोंग नहीं करता आप। ठीक है, तो स्टैटिक कीवर्ड आपको आई होप समझ में आ गया होगा। इंटरव्यू में अगर आपको कुछ भी स्टैटिक कीवर्ड से रिलेटेड आता है तो आप इजीली आप इसे आंसर कर सकते हो। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही यार, और आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे इनहेरिटेंस। ठीक है, इनहेरिटेंस के बारे में बात कर रहे होंगे। तो तब तक के लिए चलते हैं यार, सी या, हैव अ गुड डे, बाय, और हैप्पी दिवाली। और इस बार जो दिवाली मनानी है उसमें पटाखे वटाखे मत फोड़ना यार, इको फ्रेंडली दिवाली मनाते हैं। ठीक है, बाय।